नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो हेल्थ में न्यूज़ लाता है आपको थोड़ा थोड़ा रोज हेल्थ मैसेजेस देते हैं। पर फ्राइडे को हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, यूएचओ न्यूज़लेटर। आज 24 जुलाई का न्यूज़लेटर इस प्रकार है। 3 मुद्दे हैं और तीनों टीके को लेके हैं। वैक्सीन, एक आपका डेंगू वैक्सीन, आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया। क्यू डेंगा, डेंगू का वैक्सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं और एक सीरोटाइप दूसरे सीरोटाइप के साथ इंटरफियर करता है और रिएक्शन कर सकता है। मिक्स्ड इन्फेक्शन अगर आपने, तो वो ज़रा बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है डेंगू वैक्सीन के पे। तो पहला मुद्दा हमारा वो है। दूसरा मुद्दा हमारा फिर से वैक्सीन के ऊपर है, एचपीवी वैक्सीन। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे हैं गवर्नमेंट से एचपीवी के सेफ्टी के ऊपर, उसमें हम बात करेंगे। और तीसरा है टीबी वैक्सीन। तीनों वैक्सीन है और तीनों वैक्सीन के कुछ ना कुछ रिपीटर बैच जैसे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है फिर से बैठता है, कोई एटी केटी करता है। तो ये तीनों वैक्सीन पहले थोड़े इनके इतना अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, मतलब तीनों बीमारियां तो देखिए, बीमारियां एक चीज होता है, एक बर्डन ऑफ इलनेस होता है। अब उसका अगर आप करके अगर आप सोशल मार्केटिंग उसी दर से करेंगे तो फिर हमारा नज़र उड़ जाता है कि वैक्सीन का बेनिफिट है कि नहीं है, वैक्सीन का सेफ्टी है कि नहीं है। दो चीज, अगर वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है तो आप कितना भी डिजीज बर्डन ज़्यादा हो, आपका पैसा वेस्ट होगा एक तरफ और फायदा नहीं होगा, और मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होगा और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये कई चीजें हमको देखना चाहिए। हम लाइफ जैकेट से जाने बचती है, पर लाइफ जैकेट अगर मैन्युफैक्चर कमजोर है तो जाने नहीं बचेगी। और लाइफ जैकेट से जाने बचती है, पर लाइफ जैकेट अगर हम रेगिस्तान में बांटेंगे तो वहां भी जाने नहीं बचेगी। वहां पे कोई डूबता नहीं है रेगिस्तान में, एक आध कोई वो डूब गया कहीं कुएं में, बात दूसरा है। तो पर सबको लाइफ जैकेट, तो वैक्सीन का भी ऐसा है, कई चीजें हमको देखना पड़ता है। वैक्सीन का क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कई वैक्सीन पहले, हम डेंगू वैक्सीन में आते हैं, इसका भी हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये मुश्किल है बनाना, क्योंकि कुदरती भी मुश्किल है ये। एक सीरोटाइप दूसरे सीरोटाइप क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं देता है। एचपीवी वैक्सीन का भी दुर्घटना हो चुका है, आपको मालूम है। हम उसको उसी के ऊपर सवाल पूछा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हम उस पर बात करेंगे। और टीबी वैक्सीन, हमारे पास बीसीजी वैक्सीन करीब 100 साल हो रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे देश में। वो बीसीजी वैक्सीन, जो टीबी है, टीबी भी बहुत ही पेचीदा बीमारी है, कॉम्प्लेक्स बीमारी है। उसको जब तक हम पूरा समझेंगे नहीं, उसका वैक्सीन सक्सेसफुल होने के ये नहीं है। तो हम उसमें थोड़ा बात करेंगे कि इतना जल्दी इन्वेस्ट किया जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है, हमको सोच के करना है कि ये हमको इसका साबित हुआ कि नहीं, इसका सबूत है कि नहीं, कि इफेक्ट है कि नहीं। तीनों वैक्सीन के थोड़े क्वेश्चन मार्क्स है। तो हम डेंगू वैक्सीन में पहले आते हैं क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स वही वैक्सीन है। डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। और पांचवा भी मलेशिया में 8-10 साल पहले मिला था, पर उसका पर 4 मेन स्ट्रेन होते हैं हमारे कंट्री में। ऐसे में क्या बीमारी का, एक बार एक कोई सीरोटाइप से कोई बीमारी, एक ही अगर सीरोटाइप हो तो हमारे एंटीबॉडी हो जाते हैं और अगले बार हम उससे बचाव मिलता है। डेंगू का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर आपको एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है और बाद में अगले साल या कुछ महीने बाद आपका दूसरा सीरोटाइप से ही है, तो ये वाला जो सीरोटाइप के एंटीबॉडीज है, इसका जो इफेक्ट है वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड है, उसका कमजोर हो जाता है एंटीबॉडी। और जब कमजोर होता है तो अगर दूसरे सीरोटाइप से आपको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हाथ मिला लेता है उसके साथ। जैसे पॉलिटिक्स में होता है, कमजोर पार्टी बड़े पार्टी के साथ
फ्लोर दल बदल लेता है। तो वो आक्रमण जो कर रहा है दूसरा सीरोटाइप, उसको बचाव करना चाहिए एंटीबॉडी, पर वो दूसरे सीरोटाइप का है, तो वो बचाव नहीं करके उसके साथ हाथ मिला के अपने ही बॉडी को अटैक करना चालू कर देता। उसको कहते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। एंटीबॉडी आपका चौकीदार है, वो रक्षा करना चाहिए, तो चौकीदार ही चोर बन जाता है। मतलब जो चोर आता है उसका साथ हाथ बटा के और अपने ही घर में चोरी करने लगता है। ये हम सरल तरीके से समझा रहे हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अब इसका चैलेंज ये है कि वैक्सीन बनाने में ये आपको मालूम नहीं चार सीरोटाइप से कभी किससे आपको कौन से सीजन में कौन सा सीरोटाइप डेंगू का आएगा, या इकट्ठे का ही घूमते रहते हैं। एक इंडिविजुअल को मिक्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उसके साथ ये फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेंगू हेमरेजिक फीवर जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, 2 से 5% मृत्यु दर हो जाता है डेंगू हेमरेजिक फीवर का। डेंगू शॉक सिंड्रोम का करीब 30% मृत्यु दर हो जाता है। बॉडी से ब्लीडिंग होता है, खून होता है कंपार्टमेंट में, डिहाइड्रेशन, उसका बहुत अर्जेंट, प्लेटलेट कम हो जाता, डेंगू में हो जाते कॉम्प्लिकेशन। उसको मॉनिटर करना, उसके लिए हेल्थ सर्विसेज अच्छे होने, अपने को हेल्थ सर्विसेज अच्छे हो जहाँ पे अर्ली प्लेटलेट काउंट को पकड़ ले, और अगर प्लेटलेट रिप्लेसमेंट चाहिए, ब्लड रिप्लेसमेंट चाहिए, तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट काफ़ी इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है। तो हमारे है तो प्रॉब्लम तो है हमारे कंट्री में, डेंगू का काफ़ी प्रॉब्लम है। पहले शहरी बीमारी था, अभी गांव में भी फैल रहा है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल कंटेनर में जहाँ जहाँ पानी जमता है वहाँ इसके एडीज मच्छर बहुत आराम से पनप जाते हैं। छोटा सा पानी में भी पनप जाएगा। और एडीज मच्छर ऐसा है, बहुत ऐसे ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप होते हैं, जिसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। ये इतना स्टर्डी मॉस्किटो होता है, इतना ताकतवर मॉस्किटो होता है कि कम पानी में भी रुक जाता है, फिर थोड़ा पानी से फिर पनप जाता है, फिर अंडे देता है, फिर लार्वा देता है, और एक बार इसको वायरस आ जाता है तो वायरस जिंदगी भर इसके बॉडी में रहता है, और अगले जनरेशन को भी पास आउट कर देता है ट्रांस ओवेरियन अपने अंडों से, जो दूसरे जनरेशन के मच्छर। तो इसीलिए डेंगू बीमारी काफी प्रॉब्लम है। तो डेंगू वैक्सीन हो जाना तो अच्छा है हमको, एक जो दिल करता है होना चाहिए, पर क्योंकि इसके चारों सीरोटाइप्स है, दुर्घटना हो चुका है इसमें। क्योंकि अभी चारों सीरोटाइप का वैक्सीन बनाएंगे, अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा कैलिब्रेशन में, या चारों में कितना इंटरेक्शन होता है। और दूसरा क्या होता था कि अगर किसी को पहले नहीं हुआ है डेंगू, उनमें ये वैक्सीन काफ़ी खतरनाक होता था। वो दे दिया वैक्सीन, उसके बाद अगर आपका इम्यून सिस्टम सूट कर जाता है, अगर फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वैक्सीन के एंटीबॉडी और जो नया सीरोटाइप है, और चारों में से क्या होता है, क्रॉस इम्यूनिटी की जगह क्रॉस एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट है। क्योंकि एक ये से दूसरा, चारों का आपने वैक्सीन दे दिया क्वाड्रीवेलेंट, क्यू डेंगा इसलिए कह रहे हैं। और ऐसे ये इसीलिए जो इंस्ट्रक्शंस थे जब बनाए थे, 10 साल 15 साल से चल रहा है डेंगू वैक्सीन का। तो जब पहले बनाए थे डेंगा वैक्स ऐसा कुछ बनाए थे फिलीपींस में, वो भी क्वाड्रीवेलेंट चारों का। तो वो इंस्ट्रक्शंस था कि जिन लोगों को नहीं हुआ है डेंगू, उन लोग को देने में ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि कोई अगर इन्फेक्शन होता है, मैच नहीं होता है सीरोटाइप, तो ये वैक्सीन के एंटीबॉडी जो एलिसिट होंगे, अगर सही मात्रा में सब बराबर नहीं होते हैं, तो एक आध कमजोर होता है, कमजोर वाला हाथ मिला लेता है इससे। तो ये बड़ा, मतलब ये हिट एंड मिस वाला हो जाता है कई बार। तो इसीलिए वो विजिटर्स को कोई फायदा नहीं है। जैसे फॉरेनर्स लोग वैक्सीन बनाते हैं, वहां से इन लोग एंडेमिक है, तो उन लोग को कभी वैक्सीन होता नहीं डेंगू। हमारे यहाँ जो एंडेमिक कंट्री में करीब 50% को हमको हो गया होगा डेंगू, कोई ना कोई स्ट्रेन। अब कुछ लोगों को सीरियस होता है, जो कि मिक्स्ड इन्फेक्शन दूसरे स्ट्रेन से आ जाते हैं, तो फिर वो होता है। उसके लिए आपको फैसिलिटी, वैक्सीन में ऐसा था कि जिसको पहले डेंगू हुआ उसी को इंडिकेटेड था। ये जो डब्ल्यूएचओ ने पहले जब फिलीपींस में इसको लॉन्च किया था 2015 को, और वो कहते थे कि कई कंट्रीज में, 5 6 एशियन कंट्रीज में ट्रायल किया है। उस टाइम भी
फिलीपींस के में जब लॉन्च किया था तो मैन्युफैक्चरर सनोफी ने शायद बनाया था। उन्होंने बताया था कि हमारा वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव है, सेफ एंड इफेक्टिव, जो कि मतलब एक प्रकार से मार्केटिंग है, साइंस शायद है कि नहीं पता नहीं कितना। क्योंकि 50,000 में किया, 30,000 में किया, 20,000 में किया, सेफ है। WHO ने भी सेफ एंड इफेक्टिव बोला था। और यहाँ तक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि आप किसी को भी दे सकते हो, इतना सेफ है, पहले इन्फेक्शन। और फिलीपींस में 2015 को लॉन्च हुआ था, तो फिलीपींस में इसके काफी रिएक्शंस आ गए थे, और कुछ साइंटिस्ट ने चेतावनी दिए थे कि इसके ये हो सकता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। उन्होंने चेतावनी, उसको कोई सुना नहीं। WHO ने बोला सेफ एंड इफेक्टिव है, जैसे कि हर वैक्सीन के लिए आजकल कर रहा है WHO। और रिएक्शंस हो गए, 130 100 से ज्यादा बच्चों के देहांत हो गए, और काफी हल्ला हुआ, काफी ये हुआ। और यहाँ तक कि क्रिमिनल केस भी स्टार्ट कर दिया। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी, कोई लेडी थी, वो फिलीपींस का जो वैक्सीन का ट्रायल किया था, उसका लैंसेट में पेपर छपा था, वैक्सीन एफिशिएंट है, सेफ है, ये है। उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो गया था। बाद में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो 2017 को हुआ। अभी मैं चेक कर रहा था कि उसका क्या केस का क्या है, सब कोई कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। ऐसा हमारा उसमें भी हुआ था, HPV वैक्सीन का भी 2009-10 को जो हुए थे, 7 बच्चियां मर गई थी। वो बाद में बोला नहीं नहीं, रिलेटेड नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, ये इतने मतलब इन्फ्लुएंशियल है, इम्पैक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हितों का टकराव है। WHO भी क्लियर कर देता है। मतलब वो ऐसा जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो एक प्रकार से देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी, अगर कोई मर्डर भी हो जाए, अगर आपने एविडेंस ठीक से कलेक्ट नहीं किया, तो वो लैक ऑफ एविडेंस में कोर्ट छोड़ देता है। तो ऐसे वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स के भी यही प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हजारों में देंगे, कुछ लोग का हो जाएगा, कुछ लोगों में रिएक्शन होगा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होगा, कुछ लोग के डेथ हो जाएंगे। पर वो बाद में जब बिग पिक्चर में अगर ठीक से आपने जांच नहीं किया होगा, तो वो बोलते नहीं, ये इसका कोरिलेशन है, ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन नहीं है, ये ऐसे करके छूट जाते हैं। तो इसीलिए हमको डेंगू वैक्सीन में हमने WHO की तरफ से थोड़ा ये हम चाहते हैं कि अच्छे से स्टडी हो। यहाँ तक कि अभी जैसे आप सोचेंगे, WHO में भी हमारे जो मेंबर्स है सभी एक्सपर्ट है, और हमारे में भी सहमति नहीं रहता है, कंसेंसस नहीं रहता। और वो अच्छा है, साइंस के लिए अच्छा है। कंसेंसस हो, सभी हाँ बोल रहे हैं, मतलब ग्रुप थिंक है। तो हमारे बाकी मेंबर्स काफ़ी इसमें ऑब्जेक्शन लगाए हैं। डॉक्टर माया वलेचा ने अब लगाए हैं, डॉक्टर कुशवाहा ने लगाया है। उनका कहना है कि हमने हमारा कहना, हम मैं थोड़ा लिनियंट हूँ। हम मैं चाहता हूँ कि अच्छा वैक्सीन हो, सेफ हो और इफेक्टिव हो, तो कोई इसमें ये नहीं है। पर बाकी लोगों का मत है कि हमने बोला मास रोल आउट के पहले ये सब क्लियर करना चाहिए। क्योंकि फिलीपींस में भी यही सब स्टेटमेंट था कि सेफ है, इफेक्टिव है, ट्रायल हुआ। हम बताएंगे स्क्रीनशॉट फिलीपींस का, जो वो छोटे छोटे एशियन कंट्रीज है, फिलीपींस है, वो गवर्नमेंट का भी फिर हितों का टकराव आ जाता है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चर। तो हमने ये था कि मैंने बोला था मास रोल आउट अगर यूनिवर्सल में बाद में लाना चाहे, डेंगू वेंगू जैसे HPV लाए, उसके पहले ये सब अनसर्टेनिटीज जो है, सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है, थोड़ा अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। इफेक्ट हो तभी फायदा है। बेशक डेंगू हमारे लिए है, पर हमारे जो दूसरे मेंबर्स हैं, डॉक्टर माया वलाचार्य, उनका कहना है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल अप्रूवल भी नहीं देना था। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने, DCGI ने मार्केटिंग के लिए अप्रूवल दे दिया। उनका कहना था एक बार अप्रूवल हो गया तो सब प्रैक्टिशनर प्रमोट करेंगे, ये करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि ये हितों का टकराव है। हमारे मतलब हमारे में अलग अलग ये है, विचार हैं। सभी मेंबर्स का एक विचार नहीं है, क्योंकि साइंस में एक विचार होना वो साइंस नहीं होता है। वो फिर बैठ के भजन गाने जैसा हो जाता, फेथ हो जाता, डॉगमा हो जाता, जो कि दूसरे तरफ से आजकल हो रहा है। सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव, वो कंसेंसस जिसको कहते हैं, साइंस में कभी चीज नहीं होता है। और फिर दुख की बात यह है कि एक बार एक पोजीशन ले लिया, चाहे कितना भी एविडेंस आए, जैसे अभी अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, एडवर्स इवेंट्स है, फिलीपींस में हुआ, 100 से ज्यादा बच्चे मर गए, उनके फोटो तक है, दिखाएंगे हम, लोग डिस्प्ले किए हैं। पर वो एक बार जो बोल दिया कि सेफ एंड इफेक्टिव है, तो हम डिफेंड करेंगे उसको।
एविडेंस भी हम नहीं कलेक्ट करेंगे, एविडेंस में कमियां निकाल देंगे, फिर बोलेंगे कि, तो क्लियर हो गया, किसी का पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं। सेम में तो हम आपको वो बताएंगे कि डेंगू वैक्सीन, और कई ऐसे और भी कई फैक्ट्स बताए थे डॉक्टर माया बलेचा ने, उन्होंने मिलियंस ऑफ ये 10 टाइम्स बढ़ गए, वो तो खैर मैथमेटिकल मॉडल से प्रोजेक्शन है, इतना डेंगू, वो हम मैथमेटिकल मॉडल नहीं, पर है डेंगू केसेस होते हैं। डेंगू के साथ जीका होता है, चिकनगुनिया होता है, अभी सबका एक एक करके वैक्सीन बनाएंगे तो इतने वैक्सीन पर इसकी जगह अगर हमारा जो वाटर मैनेजमेंट हो, आप देखो थोड़ा पानी गिर रहा है अभी, छोटे छोटे वाटर कलेक्ट हो रहे हैं पॉट होल्स में, इसमें उसमें, फिर हमारे जो बैल्कनीज में, ये लोगों को अगर बताया जाए, उनके भी पार्टिसिपेशन से, कि वाटर पानी को न जमने दे, तो हमारा डेंगू केसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे। कई कंट्रीज ने किए हैं, सिंगापुर वगैरह ने, मच्छर आपको नहीं दिखेंगे वहाँ। है छोटा कंट्री है, पर हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, हर लोग, स्कूल के बच्चे को भी अगर बताया जाए कि आपके हॉस्टल के चारों तरफ पानी नहीं जमना चाहिए, आप उसको क्लीन करो, ये करो, और ड्रेनेज सैनिटेशन और हाउसिंग है। प्रॉब्लम और होता है कि जो एडिस मॉस्किटो डेंगू का, वो दिन को बाइट करता है। सोशल स्टेटस कहती है अच्छा कि घर पर, स्कूल में क्या है, दिन के टाइम भी आप ऑफिस में जाते, स्कूल में जाते, रास्ते में जाते, बाजार में जाते, दिन के टाइम भी काटते हैं वो, रात को तो आप, तो मेन यही है कि हाइजीन सैनिटेशन वाटर मैनेजमेंट। आप देखेंगे बरसात के बाद या ड्रेन के बाद पानी कलेक्ट हुआ, ये हुआ, छोटे छोटे कंटेनर्स में कलेक्ट होते हैं, तो इससे होते हैं। तो डेंगू, और दूसरा है कि डेंगू के ट्रीटमेंट सेंटर्स अच्छे होने चाहिए, पर्टिकुलरली जिनको प्लेटलेट काउंट हो जाता है। तो डेंगू वैक्सीन के ऊपर हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स बताएंगे, कुछ एविडेंस बताएंगे फिलीपींस के बारे में। दूसरा हमारा मुद्दा है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। एचपीवी वैक्सीन के साथ भी हमारे देश में 2009 को हुआ कि ट्रायल के दौरान, जो कि गलत तरीके से ट्रायल किया था, अनैतिक तरीके से ट्रायल किया था, धोखे से ट्रायल किया था, उसमें 7 बच्चियों का मौत हो गया। हालांकि अभी बाद में लिपापोती हो गया, नहीं नहीं वो है, उस टाइम काफी हल्ला होता है, उस टाइम मीडिया भी हल्ला हुआ था। तो अभी आपको मालूम है, फरवरी में इस साल रोल आउट कर दिया एचपीवी वैक्सीन, स्कूल में मास स्केल, कितने करोड़ बच्चे को। अभी फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है। डॉक्टर सुजाता मित्तल, वो गायनेकोलॉजिस्ट है वो, और लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है दिल्ली की, और कैंसर गायनेकोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऑन्को ऑन्को गायनेकोलॉजिस्ट। उनको तो मालूम ना चाहिए कैंसर। एचपीवी वैक्सीन जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कहते हैं कि कुछ स्ट्रेन 16-18 से अगर संक्रामक हो तो आपको 50 साल बाद जाके कैंसर होगा। तो वो काफ़ी कुछ उन्होंने लिटरेचर पेश किया कोर्ट में, जिससे कि पता चला कि पूरा एविडेंस नहीं है। क्योंकि बच्चे को आप दे रहे हैं, अगर आज दे रहे हैं, 30 साल बाद क्या होगा, वो गैप्स ऑफ एविडेंस से हमने भी कई बार बताए हैं। वो सरोगेट इंटरिम मार्कर में आप प्रिडिक्शन करते हो कि ये, तो वो बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि वो वाला 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी का, जो हमने कहा 2009-10 को 7 बच्चों का डेथ हो गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आईसीएमआर और गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ये इंक्वायरी हुआ था। और अगस्त 2013 को, 30 अगस्त 2013 को राज्यसभा में और विधानसभा में इसको पेश किया था रिपोर्ट को। उसमें अभी के जो हेल्थ मिनिस्टर है श्री जेपी नड्डा, वो भी मेंबर थे, बताइए। उसमें रिपोर्ट में बताया था कि ये पूरे हितों के टकराव से वैक्सीन को अनैतिक तरीके से ट्रायल किया, बच्चों की डेथ हुई। उसके बाद ये खाली कमर्शियल इंटरेस्ट था, प्रॉफिट का मोटिव था, अमेरिकन कंपनी को बेनिफिट करने का था, सब कुछ था। और अभी 2013 को, और अभी 10 साल या 13 साल बाद आप फिर वो वैक्सीन को लॉन्च कर दिए। तो उसमें ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था डॉक्टर सुजाता मित्तल और उनके वकील ने, और एक और सज्जन है उनके साथ, नाम याद नहीं आ रहा। और वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर सवाल पूछा है, सेंटर से सवाल पूछा है कि ये डेंजरस कंसर्न्स है, ये सीरियस कंसर्न्स है। तो सेंटर और आईसीएमआर से सवाल पूछा है दिल्ली हाई कोर्ट में। अगला हियरिंग 29 जुलाई को है, तो हम देखेंगे उसके ऊपर, फिर आपको
अपडेट करेंगे अगले न्यूज़लेटर में उसका क्या होता है। तो इसमें भी थोड़ा मत था डॉक्टर माया वलेचा का कि ये तो बहुत कोर्ट टाइम लेता है, ये तो रोका नहीं है, ये खाली चिंता प्रकट किया है और सवाल पूछा है। तो अभी हमारा तो ये है कि भाई कुछ तो कर रहा है कोर्ट, कम से कम कुछ तो सुन रहा है। ये तो नहीं कह रहा कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने का लिए नहीं है, जैसे दूसरे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई दूसरे मुद्दे पे बोला कि हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, आप अपना कम से कम सुना है और उसके ऊपर कॉग्निसेंस लिया है जिसको कहते हैं लीगल टर्म में। कम से कम सेंटर से सवाल तो किया है, कम से कम इशू तो अलाइव है। पर डॉक्टर जैसे माया का कहना है कि इतने लोग बच्चियों को तो दे दिया है, तो अभी ठीक है, अभी क्या करें, कुछ तो हो रहा है। और लाइट में आ गया है कि ये, और दुष्प्रभाव के ऊपर भी कोर्ट ने बोला है कि क्या कर रहे हो, एडवर्स इवेंट्स का कमेटी का रिपोर्ट, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो ये मैंने एक प्रकार से कुछ तो हुआ है। तो हम, तो अभी पूरा तो सब कुछ, क्योंकि इतना मार्केट फोर्सेस इतने स्ट्रांग है कि कुछ होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा फिर वही वैक्सीन के ऊपर है। टीबी का भी, डेंगू का तो चार सीरोटाइप के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता मामला। डेंगू का चार सीरोटाइप है, टीबी का एक ही बैक्टीरिया, काफी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। हम पहले से, हमारे यहाँ भारतवर्ष में 30 से 35% लोगों को टीबी बैक्टीरिया है, हम संक्रामित हो जाते हैं। और टीबी में संक्रामित होना बीमारी के बराबर नहीं होता है। जो लोग संक्रामित होते, हमने जैसे कहा 30-35% लोग संक्रामित हो जाते टीबी का, पड़ा रहता बॉडी में, वो चारों तरफ ये उसको कैद कर लेता है बॉडी, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, वो चारों तरफ अपना वो एक ये बना देता है, क्वारंटाइन, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रहता है और पड़ा रहता है। खाली 5 से 10% लोगों को टीबी होता है लाइफ टाइम में, जब वो तोड़ देता है। वो क्यों तोड़ देता है कि बॉडी कमजोर हो जाता है। कैसे कमजोर होता है, HIV इन्फेक्शन हो गया, या अल्कोहलिज्म हो गया, या मेल न्यूट्रिशन हो गया, या ओल्ड एज हो गया। ओल्ड एज में कई कोमोबिडिटीज आते थे, मेल न्यूट्रिशन, कोई लोग ठीक से खाना नहीं खाते ओल्ड एज में, कोई लोग एक्टिव नहीं रहते, कोई लोग कोमोबिडिटी। तो जहाँ भी आपका बचाव शक्ति, बॉडी का बचाव शक्ति है, तो 95%, 90 से 95% लोगों को जिंदगी काट देंगे, टीबी कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है। अभी वैक्सीन BCG आया था, हमको एक सिंपल सा, मेरे को कॉमन सेंस वाला सवाल आता है कि यार, कुदरत में तो दे दिया ना, पूरा बैक्टीरिया दे दिया, बॉडी के अंदर है, उसने अपना प्रोटेक्शन नहीं डेवलप किया, एंटीबॉडी नहीं डेवलप किया, या सेल डिफेंस नहीं किया, T सेल, V सेल, जो भी है, कि टीबी टीबी का इम्यूनिटी भी बहुत है, होस्ट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट। पर ये पड़ा है जब तक आपका न्यूट्रिशन ठीक है। पर वो जो, जिस हिसाब से वैक्सीन का जो मैकेनिज्म है कि आप उसी का टीबी बैक्टीरिया कोई मॉडिफाई करके डालोगे, और वो फिर बॉडी एंटीबॉडी और T सेल वगैरह बनाएगा, तो फिर वो प्रोटेक्शन होगा। तो वो तो 35% हमारे को है। तो वो तो वैक्सीन का काम क्यों नहीं किया, नेचुरल तो सबसे तगड़ा बैक्टीरिया है। अब आप बाहर से कुदरत के आगे कैसे पहुंचोगे, ये मेरा बेसिक सवाल है। पर आजकल बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं किसी को नहीं समझ में आता। कभी mRNA टेक्नोलॉजी ले आएंगे, कभी जीन बेस ले आएंगे। तो हमको यही फिक्र है कि भाई 50 साल, 100 साल में, तो अभी वो कहेंगे हम नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो इसके ऊपर भी हमको एक न्यूज़ है, ये अभी कह रहे हैं कि 2028 तक सीरम इंस्टीट्यूट और गेट्स फाउंडेशन, अभी देखिए वही लोग हैं प्लेयर्स, जो HPV वैक्सीन में ही वही प्लेयर्स है आपके। और का डेंगू वैक्सीन में तो दूसरा टकेडा है, डेंगू वैक्सीन का भी जापानीज कंपनी है, बाद में इन लोग भी ले लेंगे। तो ये कुछ समाचार था। तो टीबी वैक्सीन का, और WHO ने इतने बोला कि कितने मिलियन लाइफ सेव हो जाएंगे। पर ये वही है कि लाइफ जैकेट गारंटी पहले से दे रहे हैं कि अच्छा होगा, अभी तक टेस्ट कैसे करेंगे। और दूसरा हमको सवाल आता है कि टीबी क्या होता है, टीबी का संक्रमित बचपन में हो जाते हैं, जो हम कह रहे हैं ना, 30-35% हमारा हाउसिंग ये वो जो भी हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, और संक्रामक होकर बीमारी नहीं होता है। और बीमारी होता है 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद, जब हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कम होता है।
तो ये कहते हैं टीबी का हम एफिकेसी टेस्ट ट्रायल खत्म हो जाएंगे 228 तक। वो कैसे होंगे भाई? वो तो 40 साल बाद पता चलेगा हमको टीबी हुआ कि नहीं। तो वैक्सीन अब ये वही एचपीवी वैक्सीन जैसा हो गया, 20-30 साल बाद आपको सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन। ये मतलब सवाल है, मैं एक बच्चे जैसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो इतना एडवांस हो गया माइक्रोबायोलॉजी, और ये कहेंगे आपको बिल्कुल बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं। पर हम ऐसे बात कर रहे हैं जो हम देखे हैं टीवी में, हमने देखे हैं कि वैक्सीन और इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं, $100 मिलियन कर रहे हैं। अब इतना खर्चा से अगर हम अपना न्यूट्रिशन बढ़ाए, अपना हेल्थ सर्विसेज बढ़ाए, एंटी टीबी अवेलेबिलिटी बढ़ाए, क्योंकि अभी पिछले साल कई बार टीबी के दवाइयाँ ही मिल रहे थे, तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होते। तो हमको ये 3 वैक्सीन है, तीनों में हमने थोड़े अपने चिंता प्रकट किया है। हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है वैक्सीन के, मैं तो नहीं हूँ, कम से कम हमारे बाकी मेंबर्स कभी ऐसे नहीं है हम, पर वो ऐसा है कि इसके जल्दी रोल आउट के सभी अगेंस्ट हैं, जब तक कि सेफ्टी सेफ्टी और एफिकेसी। तो इसके क्योंकि और दूसरा होता क्या है कि जब एक बार वो हितों का टकराव हो जाता है, मिलियंस ऑफ डॉलर आपने इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो आप कोई भी साइड इफेक्ट को इजीली स्वीकार नहीं करोगे। तो ये सब आ जाता है। तो हम देखते हैं, थोड़ा बहुत हम स्क्रीनशॉट बताते हैं, हमने तकरीबन एग्जैक्ट फिगर वगैरह इससे पता चलेगा। ये पहला न्यूज़ है कि अप्रूव वैक्सीन फॉर एडल्ट 4 साल से 60 साल तक, क्यूडेंगा क्यूडेंगा इन्होंने अप्रूव कर दिया है विदाउट प्रायर डेंगू स्क्रीनिंग। ये इसीलिए और चिंता है, ऐसा उसमें भी बोला था जो फिलीपींस में किया था, दूसरा वैक्सीन होगा, पर उसमें भी 4 सीरोटाइप्स थे, उसमें भी ऐसे ही था। और हालांकि डेंगू वैक्सीन, क्योंकि इसका एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट होता है जैसे मैंने कहा है, तो हमेशा उनको थोड़ा देने से कंट्राइंडिकेशन था कि भाई जिसको नहीं हुआ वो, क्योंकि एक बार आपने दे दिया फिर कोई दूसरे स्ट्रेन से होगा। है हालांकि चारों स्ट्रेन रहता है, पर इकट्ठे कैसा कौन सा वाला एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, इतना कैलिब्रेट होना मुश्किल रहता है। डेंगू वैक्सीन, अब ये तो अभी अभी का ये न्यूज़ है, ये अभी इंडिया में, और कहते हैं कि कई कंट्रीज में ये हो गए। और ये हमने फिलीपींस का जो कहानी है, डेंगू वैक्सीन फियास्को लीड्स टू क्रिमिनल चार्जेस, तो वो रिसर्चर के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज हुए थे, क्योंकि 130 बच्चे का देहांत हो गया था। ये फोटो वगैरह भी है बच्चों का, ये 2019 का खबर है। तो ये इसमें जैसे ये जो रिसर्चर थी, ऑथर थी 2014 पेपर लैंडसेट में, जिसने बताया था 10,000 बच्चों में 5 एशियन कंट्री में स्टडी किया था, और डेंगा वैक्सिया, उस टाइम डेंग वैक्सिया था, डेंग वैक्सिया, अभी क्यों डेंगा है, वर्कड एंड हैड अ गुड सेफ्टी प्रोफाइल। अभी देखिए लैंडसेट वैंडसेट के ऊपर हम विश्वास कितना दिन तक करेंगे, अगर इतना पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा। 2026 को फिलीपींस गवर्नमेंट ने $67 मिलियन स्कूल बेस्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया था डेंग वैक्सिया का। अब इसमें क्या हुआ फिर, इसमें जो एक कोई साइंटिस्ट ने चिंता प्रकट किया था, ये वही ये बताया एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट की, कोई एक बार आपने दिया, अगर दूसरे कोई सीरोटाइप से बाद में इन्फेक्शन हुआ, तो कई बार एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट की एंटीबॉडी कमजोर हो जाता है। वैक्सीन वाला एंटीबॉडी अगर कमजोर हो गया आप कुछ दिन बाद, तो ये टाइम लिमिट रहता है ना एंटी, उसके बाद कोई दूसरा सीरोटाइप से होगा तो वो उसके साथ हाथ मिला के अपने ही बॉडी को अटैक करेगा। ये हेल्स्टेड, स्कॉट हेल्स्टेड ने, रिटायर्ड डेंगू एक्सपर्ट, फॉर्मली यूनिफॉर्म सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में था, आर्ग्यूड डेंगू वैक्सीन कुड हैव द सेम इफेक्ट, क्योंकि वैक्सीन का धीरे धीरे एंटीबॉडी का स्ट्रेंथ कम हो जाता, और कम जब एंटीबॉडी दूसरे सीरोटाइप के साथ हाथ मिला लेता है, उसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहते हैं। पॉलिटिक्स खेलते हैं इन लोग भी। पर वैक्सीन देखिए, उन्होंने अपना चिंता प्रकट किया था जैसे हम आज के तारीख में कर रहे हैं यूएचओ की तरफ से, पर डब्ल्यूएचओ ने क्लियर कर दिया, कंक्लूडेड इन 2016 दैट डेंग वैक्सीन वाज सेफ फॉर चिल्ड्रन एज 9 एंड ओल्डर। अभी डब्ल्यूएचओ पे भी और कब तक भरोसा करोगे, लैंसेट में भी। तो ये ऐसा हादसा हो चुका पहले। देखिए 130 टीके वाले बच्चों का देहांत हो गया, 19 को डेंगू हो गया, और एंटीबॉडी डिपार्टमेंट एनहांसमेंट
होने की संभावना बता रहे हैं, और मास हिस्टीरिया हो गया, और वो क्रिमिनल चार्जेस वगैरह चालू हो गए जो ऑथर था। पर आज तक वो फिर बाद में रफा दफा हो जाता, लिपापोती हो जाता। तो 100 के ज़्यादा बच्चे मर गए, 130 से ज़्यादा बच्चे मर गए वैक्सीन लेने के बाद। 19 को डेंगू भी हुआ था, तो वैक्सीन लेने के बाद भी डेंगू हो गया और देहांत भी हो गया साइड इफेक्ट से। तो वो फिर बंद हो गया प्रोग्राम। और अब इतने साल, ये कब है, 2018 की बात है, 2017-18, तो 7-8 साल बाद अभी इतना जल्दी जल्दी देखिए एक हादसा को होता। ये तो डेंगू, इसीलिए हमको डेंगू वैक्सीन का कहानी हम इसीलिए यहाँ पे रोक रहे हैं कि हम भी, हमको भी अप्रूवल तो दे दिया, पर हमको केयरफुली मॉनिटर करना, बहुत केयरफुली करना है। दूसरा ये इसी का एक ऐसा ही एक कहानी एचपीवी वैक्सीन का है, जो हमने कई बार कह चुके हैं कि 2009-10 को गुजरात और आंध्र प्रदेश के गरीब इलाके में आदिवासी लड़कियों में, जो कि हॉस्टल में रहती थी, उनको बताया भी नहीं, ना कोई कंसेंट फॉर्म है ना कुछ है उनमें, और गलत तरीके से बताया कि हम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जबकि वो वैक्सीन ट्रायल कर रहे थे, एचपीवी वैक्सीन, और उसके ट्रायल के दौरान 7 लड़कियों का देहांत हो गया था। काफ़ी हल्ला हुआ था, पहले तो इनकार किया कि वैक्सीन रिलेटेड नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत हल्ला हुआ। तो फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, 70 सेकेंड रिपोर्ट है ये। और इसमें आप आखिरी पेज में देखेंगे, मेंबर्स में जेपी नड्डा का भी नाम मिलेगा आपको। तो वो इसमें पूरा बताया है कि काफ़ी गलत तरीके से ट्रायल किया, गैर जिम्मेदारी से किया, प्रॉफिट मोटिव से किया वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर उनका फिर बाद में दूसरे इंक्वायरी इंक्वायरी करके बोला नहीं नहीं ये अनरिलेटेड है डेथ, तो अभी वो अपना नैरेटिव चला देते हैं। तो ये हमको इसीलिए फिक्र है। तो अभी एचपीवी वैक्सीन रोल आउट कर दिया फरवरी में, और कहीं कहीं इक्के दुक्के आ रहे हैं साइड इफेक्ट के, कहीं कहीं से रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर सुजाता मित्तल ने 2 दिन पहले ही ये किया था। ये हाई कोर्ट ने केंद्र और आईसीएमआर से मांगा जवाब एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। तो दिल्ली हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश देवेन कुमार उपाध्याय और दूसरे न्यायमूर्ति तेजस करिया ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन गार्डिसिल को पूरे देश में लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को, बुधवार मतलब परसों, केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जवाब मांगा है। और संवेदनशील बताया है, काफी चिंता प्रकट किया है इसके सेफ्टी पे। और इन्होंने वो भी बात किया कि जैसे इसकी अगली सुनवाई 29 को होगा। तो ये कहते हैं वैक्सीन देना ठीक है बीमारी बचाने के लिए, पर कहते हैं कि अगर उसके बुरे नतीजे हैं तो हमको सावधानी चाहिए। अभी देखिए 10 लाख में 7 लड़की औरतों का डेथ होता है 50-60 साल में कैंसर, 1 लाख में 7 या 10। अब उसके लिए आप वैक्सीन दोगे, और क्या गारंटी है 20 साल बाद 7 में से 2-3 डेथ कम हो जाएगा। तो एक्चुअल एट्रीब्यूटेबल वैक्सीन का बहुत कम। और इसके अलावा उससे बचाव के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बीच बीच में बहुत हल्का सा टेस्ट होता है, अगर जांच किया जाए औरतों का तो वो अर्ली स्टेज में रोक दिया जाता है, उससे डेथ भी रोक दिया जा सकता है। जो कि हमारे देश में 5% से भी कम औरतें स्क्रीनिंग कराती है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये एक खबर है। आखिरी खबर जो है, हमने कह रहा टीबी वैक्सीन पे। अभी टीबी का तो हमने समझा दिया है कि टीबी भी एचपीवी जैसा कई साल ओल्ड एज में जाके होता है, आपका इन्फेक्शन बचपन में होता है। अभी कैसे पता चलेगा वैक्सीन प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं, हमको 20 साल रुकना पड़ेगा। अभी ये कैसे बता रहे हैं, ये हमको हमको नहीं समझ में आ रहा है, इनके पास कुछ ज्यादा ज्ञान होगा। सीरम इंस्टीट्यूट और गेट्स, टीबी वैक्सीन आफ्टर सक्सेसफुल फेज 3 ट्रायल हो गया। अभी फेज 3 ट्रायल होता है, आउटकम देखते हैं। अभी आउटकम टीबी का तो काफी टाइम लगता है ना, लेटेंट पड़ा रहता है, तो हमको नहीं मालूम है। ये बताया है कि एग्रीमेंट हो गया, वैक्सीन डेवलप हो रहा है, जिसका नाम M72AS01 ही ये कोड नेम रहता है। नया टीबी वैक्सीन निकालेगा, बीसीजी काम नहीं किया। और ये पार्टनरशिप है, और ये है, और कैपेसिटी है, और इसमें यूएस $100 मिलियन लगा रहे। तो ये है ना, काफी पैसा जब इन्वेस्ट हो जाता तो फिर हितों का टकराव आ जाता है। तो आज हमारे यूएचओ न्यूज़लेटर में यही समाचार थे।
आपको कुछ अगर योगदान करना कर सकते हैं। हम कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना वैक्सीन से, ना कंपनी से, ना कोई फार्मा कंपनी से, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ कोई एजेंडा नहीं है, कोई ना कोई फॉरेन फंडिंग है। आजकल तो फॉरेन और सीआईए और फॉरेन फंडिंग की काफी बातें होती है कि देश आगे जा रहा है, तो इन लोग के बीच में तो हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल है। और हम कुछ ज़्यादा नहीं रहता है पैसा हमारे पास, पर अगर जितना अगर हमारे क्राउड फंडिंग से कुछ होगा तो हम ऐसे ही इश्यूज को आगे उठा सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर सुजाता मित्तल ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है कोई हेल्थ मैटर्स में, तो हम भी ऐसे और इसको स्केल अप कर सकते हैं। अगर लीगल चार्जेस, लॉ एडवोकेट के फीस लगते हैं, ये लगते हैं, तो हमारे पास जैसे जैसे होगा, हम भी सोच रहे हैं एचपी वैक्सीन पे भी हम सोच रहे हैं ऐसे। तो आप अगर कुछ योगदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज हमारा इतना ही था। आपको कुछ फीडबैक देना बेशक दीजिएगा, हम उस पे जैसे अलग अलग मत होते हैं, हम हर मत को ये लेके चलते हैं। साइंस में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज रहते हैं, एम्बिग्यूटीज रहते हैं। साइंस में काला और सफेद नहीं होता है, काफी धुंधलापन रहता है, और वही साइंस है। तो जैसे हमने कहा कि हमारे 10 मेंबर्स में ही हमारे मत नहीं मिलते हैं, और अच्छी बात है। तो अगर हम बोले कि हम ही साइंस है, हम ही ठीक है, तो वो जैसे एंथनी फॉची ने बोला था, वो रिलीजन या डॉगमा हो जाता, वो साइंस नहीं हो जाता। वो मन के शांति के लिए ठीक है, पर हमारे एक्चुअल विज्ञान के लिए ठीक नहीं होता है, हम अटक जाते हैं एक जगह। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको कुछ पॉइंट है तो बताइएगा। धन्यवाद।